ऑल ऑफ यू, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने वांडरवाल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने उसके टाइप्स पढ़े थे, जिसमें लास्ट टाइप था उसका तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, जिसके अंदर देखा था कि इस प्रकार के जो वांडरवाल फोर्सेज होते हैं वह अध्रुवीय द्विपरमाणुीय अणुओं जैसे N2O2 और Cl2 तथा एक परमाणुीय अक्रिय गैसों में पाए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल था F2H2 और CO2 के अंदर। ठीक है, यदि अध्रुवीय अणु को एक पॉजिटिव सेंटर माने तथा उसके चारों ओर असममित अनसिमेट्रिकल जो इलेक्ट्रॉन अब्र फैले हुए हैं उसको अगर अपन नेगेटिव माने, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, एक इंटर रिएक्शन होती है। ठीक है, किंतु जब अध्रुवीय अणुओं के इलेक्ट्रॉन अब्र, ठीक है, चारों तरफ रोटेट करते हैं या फिर दोलित होते हैं, तब इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी एक तरफ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिससे साम्य क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। ठीक है, इस कारण तात्क्षणिक द्विध्रुव बनता है और ये किस तरह द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण की तरह कार्य करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो फोर्सेज होता है ये बिल्कुल क्षण भर के लिए होता है। ठीक है, अतः कुछ क्षण के लिए ही डेवलप होता है, बाद में वापस से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, अस्थायी ध्रुवीय अणु के रूप में काम करता है। ठीक है, इसमें जो द्विपरमाणुीय और एक परमाणु अक्रिय गैसें हैं, इनमें जो अणु होते हैं वो कुछ देर के लिए ही पोलर मॉलिक्यूल्स के रूप में एक्टिव होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तात्क्षणिक ध्रुवण कहते हैं। यह अस्थायी ध्रुवीय अणु अपने समीप स्थित अन्य अध्रुवीय अणु को आकर्षित करता है, जिसे तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। अपन ने कल डायग्रामेटिकली भी इसको समझने की कोशिश की थी। फिर अपन ने देखा था कि इन बलों का पता सबसे पहले फ्रिट्स लंदन नामक साइंटिस्ट ने लगाया था। अतः इस प्रकार के जो फोर्स वीक दुर्बल फोर्सेस बलों को क्या कहते हैं, अपन लंदन बल भी कहते हैं या फिर प्रकीर्णन ऊर्जा भी कहते हैं। इस प्रकार के बल का समस्त एक परमाणुीय इस प्रकार के बल का समस्त एक परमाणु तथा द्विपरमाणु अध्रुवीय गैसों में पाए जाते हैं। ठीक है, यदि फर्स्ट आई आयनन की ऊर्जा है, ठीक है, और अल्फा वन और अल्फा टू है, वो क्या है, प्रेरक ध्रुवणता है। तो इसको अपन कैसे लंदन बल या प्रकीर्णन ऊर्जा को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, EL बराबर -3/4 आई अल्फा स्क्वायर अपॉन आर की पावर 6, जहाँ आई क्या है, यहाँ पर आयनन ऊर्जा, अल्फा यहाँ पर क्या है, प्रेरक ध्रुवण है, जो इंड्यूस पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है वो उसकी वैल्यू है, और स्मॉल आर यहाँ पर दोनों अणुओं के बीच की डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो अगर अपन इसको डायग्राम के अंदर देखें, ठीक है, तो सेंटर बीच में पॉजिटिव सेंटर हो गया। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इक्विलिब्रियम है, लेकिन एक तरफ अगर साम्य अगर विस्थापित हो जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर जो दोनों जो चार्ज होंगे वो डिस्पर्स हो जाते हैं। लंदन बलों का मान इलेक्ट्रॉन संख्या तथा द्विध्रुव के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि लंदन बल प्रेरक बलों की भांति दिशाहीन होते हैं तथा इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि ध्रुवीय व अध्रुवीय सभी पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लंदन बल दिशाहीन होते हैं, मतलब इसकी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन की बात की थी अपन ने, वो क्या थे, दिशात्मक थे। ठीक है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन अब्र होते हैं वो चारों तरफ साम्य अवस्था में रहते हैं, तो फिक्स डायरेक्शंस के अंदर ये जो लंदन बल है वो डेवलप नहीं होता। अणु तथा परमाणु को परस्पर निकट आने पर एक दूसरे के नाभिकों के मध्य तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल भी कार्य करने लगते हैं, जिससे उत्पन्न ऊर्जा ER का मान निम्न संबंध द्वारा ज्ञात कर सकते हैं अपन। ठीक है, कि अणु या परमाणु को जब एक दूसरे के निकट आते हैं तो एक दूसरे के जो नाभिकों के मध्य तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगते हैं। जैसे अपन ने पहले भी देखा था कि जब आकर्षण बल लगता है तो उनके जो सेंटर होते हैं वो एक दूसरे से दूर भी हटने लगते हैं, जिसकी वजह से उनमें कुछ मात्रा के अंदर प्रतिकर्षण बल भी उत्पन्न होता है। तो अपन इसके जो ER का मान होगा, ठीक है, वो कैसे होगा, ER बराबर V अपॉन आर की पावर n, जहाँ B क्या है, एक स्थिरांक है, और यहाँ पर n क्या है, एक चर राशि है जिसका मान 5 से 12 तक हो सकता है। ठीक है, जिसको अपन बोर्न एक्सपोनेंट के रूप में भी मान सकते हैं। लेटिस एनर्जी की कैलकुलेशंस के अंदर अपन ने ऐसा देखा था।
ठीक है, जहाँ n की वैल्यू थी 1-1/n भी बोर्न एक्सपोनेंट है था कि वांडरवाल बलों की ऊर्जा नेट एनर्जी सभी आकर्षित तथा प्रतिकर्षी बलों से उत्पन्न ऊर्जाओं का योग होगी। ठीक है, जो नेट वांडरवाल बल होगा वो आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल उत्पन्न हो रहा है दो सेंटर के बीच में, दो अणुओं के बीच में या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनके आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के उत्पन्न ऊर्जाओं का योग होता है। किन्हीं दो अणुओं के मध्य एक साथ ही उपयुक्त तीन प्रकार के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल पाए जा सकते हैं। अतः वांडरवाल बलों से उत्पन्न ऊर्जा का मान F उपयुक्त सभी ऊर्जाओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जहाँ तो नेट अपन E क्या लिख सकते हैं, E बराबर ई के प्लस ई डी, ई प्लस ई एल और प्लस ई आर। ठीक है, जितनी भी ऊर्जाएं होंगी वो वांडरवाल बलों की, अपन ने जितने भी वांडरवाल बल्स का टाइप्स पढ़े हैं उनकी सभी ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी वांडरवाल बलों की ऊर्जा। अतः स्पष्ट है कि वांडरवाल बलों का सामर्थ्य ध्रुवीय पदार्थों के लिए अधिकतम और अध्रुवीय पदार्थों के लिए क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, जैसा कि अपन निम्न सारणी से स्पष्ट है कि अणु है, ठीक है, और अलग अलग ऊर्जाओं की बात करके के ईडी और ईएल दे रखे हैं। ठीक है, तो अपन अगर आर्गन की बात करें तो के का मान 0, ईडी का मान 0 और ईएल का मान कितना आता है 8.4। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई इसकी, अगर वांडरवाल एनर्जी की बात करें तो 8.4 हो जाती है। अगर अपन जैसे तीसरे नंबर एचसीएल की बात करें, द्विपरमाणु अणु की, ठीक है, तो ईके की वैल्यू कितनी है 3.2, ईडी की है 1.1 और ईएल की है 16.8। तो जो नेट एनर्जी, उसी प्रकार अगर अपन वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो H2O की टोटल एनर्जी कितनी है 47.7। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन वांडरवाल बलों को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, सबसे पहले द्विध्रुव आघूर्ण के अणुओं की ध्रुवणता बढ़ने पर वांडरवाल बलों का सामर्थ्य भी बढ़ेगा। ठीक है, तो किसी भी ध्रुवीय अणु की प्रेरण दिशा ऊर्जमान ऊर्जा अल्फा समानुपाती मतलब होती है किसके, द्विध्रुव आघूर्ण के। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ने पर इसके वांडरवाल बलों की वैल्यू भी बढ़ती है। नेक्स्ट है अंतरानाभिकीय दूरी। ठीक है, इंटर डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स की अगर बात करें तो सभी ऊर्जा अंतर्नाभिकीय दूरी की घात 6 के विलय समानुपाती होती हैं। ठीक है, अतः इस दूरी के बढ़ने से वांडरवाल बल दुर्बल होते हैं। अपन को पता है कि अगर कोई भी दो सेंटर के बीच में डिस्टेंस बढ़ती है तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो वीक होती जाएगी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है। तो ठीक उसी प्रकार भी जैसे जैसे अंतरानाभिकीय दूरी बढ़ती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो जो वांडरवाल बल के मान है वो भी घटता जाएगा। किसी पदार्थ की ठोस अवस्था में अणु निकटतम दूरी पर होती हैं जबकि गैसीय अवस्था में अधिकतम दूरी पर होती हैं। ये अपन को सबको पता है। जब अपन सॉलिड, लिक्विड और गैस के अगर मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की बात करें तो सॉलिड के अंदर सबसे पास पास उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, लिक्विड के अंदर थोड़े दूर होते हैं और गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। भले तो ठोस के अंदर जो वांडरवाल बॉन्डिंग होगी सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, लिक्विड के अंदर बीच की इंटरमीडिएट होगी और जो गैसेस मॉलिक्यूल होंगे उनके अंदर वांडरवाल बॉन्डिंग सबसे वीक होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोलराइजेबिलिटी की, ध्रुवणता की अल्फा के तो क्या होती है कि अध्रुवीय अणु का ध्रुवण जितना अधिक होगा वांडरवाल बल भी बढ़ेगा। ठीक है, किसी अणु की ध्रुवणता नाभिकीय आवेश, इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा परमाणु आकार के समय बढ़ती है। ठीक है, यही कारक अध्रुवीय पदार्थों जैसे अक्रिय गैस, सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, हेलोजन, H2O के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं टेम्परेचर। ताप बढ़ने पर वांडरवाल बल दुर्बल होते हैं। ठीक है, किसी गैस को ठंडा करने पर वांडरवाल बलों की सामर्थ्य बढ़ती है जिससे गैस के द्रव अवस्था में बदल जाती है और ताप और कम करने पर अंततः ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। तो ताप बढ़ने पर क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी, मतलब अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो अणु क्या एक दूसरे से दूर हटना शुरू होंगे, मतलब डिस्पर्स्ड होना शुरू हो जाएंगे, फैलना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे अगर अपन ताप में कमी करें, ठीक है, तो सबसे पहले जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं किसमें, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे जिससे कि जो वांडरवाल बॉन्डिंग है वो थोड़ी इंक्रीज होगी और लास्ट के अंदर अगर अपन और प्रेशर डालें और ताप कम करें तो जो मॉलिक्यूल हैं वो सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने लगते हैं और जिससे कि वांडरवाल बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसी के साथ आपकी जो यूनिट है वो कंप्लीट होती है। हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर आपके पेपर थर्ड की फिजिकल केमिस्ट्री की
यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।